और अब समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही एक बार फिर एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं हम, कार्यक्रम में एक ऐसा विषय लेकर आए हैं हम जो आपके लिए कहीं ना कहीं समसामयिक है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले बता दूं, आज मैं आपके साथ हूँ आरती और मैं आपका दोस्त अश्विनी। तो अश्विनी, आज क्या विषय लेके आए हैं? मैं चाहती हूँ आप ही आज की इसकी शुरुआत करें। आरती, देखिए, सिलसिलेवार तरीके से जो आज का हमारा विषय है वो है अमरूद के बगीचों में समसामयिक कार्य। और देखिए, अमरूद जो है वो खेती बाड़ी में से लेकर हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि अगर हम उसके बाग लगाते हैं तो वो हमें मुनाफा तो देता ही है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत उसका अच्छा असर रहता है, यानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो किसान मित्रों, अमरूद के बागीचे अगर आपने लगाए हैं या आप लगाने जा रहे हैं और अमरूद के बागीचे किस तरह से हमें फ़ायदा दे सकते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो आप हम तक पहुंचाइए। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो भाई, आपको, हमारे सभी श्रोताओं को एक बात मैं बता दूं कि आप जानते हैं ये फोन इन प्रोग्राम होता है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि अश्विनी ने भी कहा। लेकिन एक बात ये है कि आज हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें हैं, तो जरा फोन का टाइम थोड़ा सा हमने अश्विनी कम कर दिया आज। तो आप कोशिश कीजिएगा आपके जो भी सवाल हैं वो जल्द से जल्द पूछिए, ताकि आप अपनी जो भी समस्या है उसका निदान पा सके आज। और हमारे फ़ोन नंबर आपको पता ही है, हम फिर से दोहरा देते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड 23421081 और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जी हमारा व्हाट्सएप, जी हाँ बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप क्या भी जरूर टाइप कीजिएगा पहले, और जो भी मैसेज लिखना है लिखकर अपना इस आज के विषय से जुड़ा हुआ लिखकर भेज दीजिएगा। हमें 7011108647 इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम भी जरूर बताइएगा हमें। और चलिए, जब तक आपके मैसेज आते हैं, आपकी कॉल आती है, हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी प्रोग्राम की शुरुआत हो ही रही थी तो बात की कि अमरूद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो लेकिन एक जो साइंटिफिक तरीके से क्या क्या इसके जो गुण हैं जो आप हमारे सभी श्रोताओं के साथ बांटना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, इसके क्या क्या पोषण महत्व है इसका? चलिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आपने अभी, हम सब लोगों ने कोरोना की महामारी देखी। कोरोना की महामारी में हमने देखा कि विटामिन सी की बड़ी टैबलेट सब लोगों ने खाई। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स अमरूद है, इजीली अवेलेबल सोर्स अमरूद है। विटामिन सी की इसमें बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसके साथ साथ हमारे अमरूद के जो सबसे अच्छे गुणों में से एक है अमरूद में फाइबर का कंटेंट। अमरूद में 6% के ऊपर फाइबर होता है। फाइबर हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है। अमरूद का उपयोग 150 के ऊपर बीमारियों में किया जाता है, अलग अलग आयुर्वेदिक सिस्टम में और अलग अलग सिस्टम में लोगों की जो इलाज के तरीके होते हैं। आप सोचेंगे कि अमरूद को रोजाना सेवन करने वाले लोगों को पेट से संबंधित किसी तरीके के विकार नहीं होते हैं। अमरूद पेट के विकारों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो अमरूद में ये सारे गुण, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइबर, इसके साथ साथ उसकी जो कैलोरी का लेवल है, एनर्जी है, शुगर के पेशेंट्स के लिए भी अमरूद बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि TSS की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये सारी चीजें अमरूद को एक सुपर फूड की तरह बना के रखती हैं। जी, तो ढेर सारे फायदे अमरूद के, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अमरूद खाना पसंद भी होगा, लेकिन जब फायदे हम अच्छे से जान लेते तो मुझे लगता है और भी दिलचस्पी के साथ खाते हैं उसे। बिल्कुल। और आरती, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 150 से ज़्यादा बीमारियों में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और बात पोषण की चल रही है तो एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब कि हमारे जो किसान मित्र हैं वो अमरूद में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए किस तरह के इंतजाम कर सकते हैं?
अमरूद में पोषक तत्व बनाने के लिए किसान मित्रों को अमरूद में समय समय उसके अमरूद के पेड़ के पोषण का ख्याल रखना है। अगर अमरूद में जो कि अमरूद के पैकेज और प्रैक्टिसेस जिसको हमको कहते हैं कि समय पर उसमें उर्वरक दें, समय पर उस पर खाद दें, अमरूद में कोई भी बीमारी या कोई रोग आ रहा है, कोई कीट आ रहा है तो उसका प्रबंधन अच्छे तरीके से करें। तो अगर पेड़ स्वस्थ होगा, माँ स्वस्थ होगी तो माँ का गर्भ में जो बच्चा पलता है वो भी स्वस्थ होगा। तो अपन को पेड़ का ख्याल रखना है। पेड़ के ख्याल रखेंगे तो अपने आप उसमें जो फल लगेंगे वो पोषक तत्वों की मात्रा उसमें अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ एक और तरीका होता है कि अमरूद में जो बरसात की फसल आती है वो 95% फलन अमरूद का बरसात की फलन का होता है। तो किसान भाइयों को अप्रैल के महीने में कोशिश करनी है कि बरसात की फसल का फलन कम से कम लें, सर्दियों की गुणवत्ता युक्त फसल लें, क्योंकि बरसात में फलन तो ज्यादा आता है लेकिन उसकी गुणवत्ता कम होती है। जब भी किसी पौधे में बहुत सारे फल लग जाते हैं तो उसमें पोषण तत्व की मात्रा अपने आप कम होती है उनकी तुलनात्मक में, जिसमें कि ऑप्टिमम नंबर्स में हमारे फल रहते हैं। तो हम अप्रैल के महीने में अमरूद की जब छटाई करते हैं उसी समय हम अमरूद के फलों की जो छोटे छोटे से फूल होते हैं उनकी तोड़ाई भी कर लेते हैं। एक तो इससे क्या होगा कि हमें किसी तरीके के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में फल मक्खी से बचाने के लिए बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक तो हमें कीटनाशकों से बच जाएंगे तो हमारा अमरूद कहने के लिए नेचुरल तरीके से ग्रोन अमरूद होगा जिसमें किसी तरीके के रसायन का प्रयोग नहीं होगा। तो एक तो वो हो गया कि आपकी कॉस्ट भी बच गई, गुणवत्ता युक्त फसल भी आ गई, और उसके साथ साथ जो हम कस्टमर को अमरूद सप्लाई कर रहे हैं उन बेचारों के स्वास्थ्य पे भी डबल फायदा होता है, क्योंकि कोई भी कीटनाशक उसमें प्रयोग में नहीं होता। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कीटनाशक का प्रयोग भी नहीं होता है। साथ ही साथ अपनी 2-4 चीजें और बताइए जो वाकई फायदेमंद है। आर्थिक लाभ की भी आपने बात कही डॉक्टर साहब, तो किस तरह से और भी अधिक आर्थिक लाभ से एक कहीं देखा जाए तो एक नजरिया ये भी होता है कि लागत कम हो और आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो किस तरह से इसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है? अब हमारे पास में खेती का रकबा बहुत कम है। अमरूद में जो फलन आता है वो नई पेड़ों पे आता है या नई शूट्स पे उसमें फ्रूटिंग आती है। तो जो हम सघन बागवानी की बात करते हैं उसके लिए अमरूद एक बहुत अच्छा फल वृक्ष है। अमरूद को अगर आपको सघन बागवानी में लगाना है तो इसको 3 बाई 3 मीटर की दूरी पे आपको अमरूद को लगाना है। अमरूद में आपको दूसरे साल से ही आपको शुरुआत में फूल आना शुरू हो जाएंगे। हमें दूसरे साल की फसल ना लेके तीसरे साल से अमरूद की फसल लेनी है। 1 हेक्टेयर में 3 बाई 3 मीटर की दूरी में हम 1100 पौधे ले सकते हैं। अब 1100 पौधे में आप सोचिए प्रति पौधा मिनिमम जो अपनी ईल्ड आएगी वो 30 से 35 किलो आती है दोनों सीजन की मिला के। सो 1100 पौधों को अगर 35 से आप गुणा करेंगे और उसके बाद में आज आजादपुर मंडी का आप रेट ही अमरूद में बरसात की फसल का आजादपुर मंडी का रेट भी 70-80 रुपए किलो जा रहा है, तो सर्दियों की फसल का रेट भी बहुत अच्छा होगा। तो एक अच्छी आय किसानों को अमरूद की खेती से मिल जाती है। जी, बहुत ही सही बात कही आपने। बिल्कुल। और आरती इसी विषय से जुड़ा एक सवाल है, ये अरुण हैं हापुड़ से पूछ रहे हैं कि जो इस समय इनके अमरूद के बाग हैं तो उसमें ये क्या खास काम कर सकते हैं, या अभी इनका एक मित्र है वो अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं तो क्या ये सही समय है? देखिए, बाग लगाने का तो सबसे अच्छा समय यही होता है। बरसात की फसल में जो बाग चलते हैं वो किसी और समय पर उतने अच्छे बाग चलते नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी पेरिनल क्रॉप का बाग लगाते हैं तो हमें उसकी तैयारी 2 महीने पहले से करना शुरू कर दी थी। तो जो अगर उनके मित्र हैं उन्होंने गड्ढे खोद के उनको धूप से उपचारित करके उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के मिट्टी डाल दी है, तो ये सबसे उचित समय है अमरूद लगाने का। लगाते समय हम 2-4 चीजों का ध्यान रखें। कोशिश करें कि अमरूद की जड़ों में किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अमरूद में एक समस्या आती है उकठा की समस्या, और अगर जड़ डैमेज हुई तो समस्या वो दुगनी गति से बढ़ती है। और जो ऑलरेडी जिनके बाग लगे हुए हैं, जो पहले से ही जो बाग लगे हैं, तो देखेंगे बरसात की फसल में ना बहुत ज्यादा वानस्पतिक वृद्धि होती है। तो जो नए नीचे से कल्ले फूट रहे हैं उनको काट दें, इधर उधर की शाखाएं बढ़ रही हैं उनको काट दें। कटाई छटाई का ये समय नहीं होता। कटाई छटाई हम अप्रैल में करते हैं, लेकिन इस समय भी हमें ध्यान देना है कि नीचे से प्रोहो निकलने लगते हैं, कल्ले फूटने लगते हैं, उन सबको निकाल के बोडेक्स पेस्ट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की पेस्टिंग जरूर तने के पास करें, क्योंकि इस समय तना गलन की भी बीमारी बढ़ जाती है। आप देखेंगे कई बार कि अमरूद जो अमरूद का एकदम नीचे का पॉइंट जहां से जड़ का विकास शुरू होता है और ऊपर तने का विकास हुआ था, वहां पे गलना शुरू हो जाता है अमरूद का। किसान भाइयों को लगता है कि इनको उखटा आ गया है, तो उसकी जगह वो तना गलन होता है और उसमें हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की अच्छे से पेस्टिंग करके फिर मिट्टी चढ़ा देनी है। तो फिर अमरूद का आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। ये सारी बातें ध्यान रखना ही रखना। बात बताइए कि जिन्होंने अभी अगर जिनको फसल लगानी है वो तैयारी कर चुके होंगे पहले से ही, लेकिन किसी ने अगर तैयारी नहीं की है तो अब वो क्या करे, क्या भी लगा सकता है, या उसको आने वाले समय के लिए तैयारी करनी चाहिए और किस तरह की तैयारी? देखिए, क्या होता है कि जब हम बाग लगाते हैं, बाग को हम लोग पेरिनियल वेंचर्स कहते हैं। एक प्रकार से ना, एक आप समझ लीजिए जैसे अपन किसी
फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम एक तरीके से एक बहुआयामी उपक्रम होता है बाग लगाना। तो जब भी कोई बाग लगाने की तैयारी करें तो उसमें सबसे पहला काम होता है हमारा लैंड की लेवलिंग का, उसके बाद में उसकी मार्किंग करने का, उतनी स्पेसिंग में हमें मार्क करना है, उसको गड्ढे खोदने हैं, गड्ढे का विन्यास कम से कम 75 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा खोदना है हमको, 75 सेंटीमीटर लंबा, गहरा, चौड़ा, उसकी मिट्टी निकाल के अलग करनी है, फिर मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के दोबारा से भरना है, देखना है कि वहाँ नीचे कुछ ऐसा हार्ड पैन तो नहीं है, नहीं तो क्या होता है बाद में बाग लगने के बाद में किसान का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर वो उस बाग चले नहीं तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6 महीने में हम बाग को बदल दें, बाग लगाएंगे कम से कम 15 साल के लिए आप उस जमीन में बाग लगा रहे हैं, तो आपको पूरी तैयारी करके बाग लगाना चाहिए, जल्दबाजी में बाग नहीं लगाना चाहिए। आपको प्रजातियों का चयन करना है, प्रजातियों की बुकिंग करानी पड़ेगी पहले से, आपको अपने गड्ढे वगैरह का भरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हमारा लैंड लेवल है कि नहीं है, अन्यथा क्या होता है कई बार कभी पानी तो नहीं भरता उसमें, ये सारी चीजें ध्यान रख के फिर बाग लगाएं। जिनने बाग लगाने हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, ये बिल्कुल उचित समय है, बहुत अच्छे से बाग लगाएं, ध्यान दें कि कभी उनकी रूट डैमेज ना हो। बाकी इस समय सबसे अच्छे तरीके से बाग का समय चल रहा है। डॉक्टर साहब जल्दी से एक सवाल है, ये रीवा से हरपाल सिंह है, तो इनका हम शामिल कर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो अमरूद को कीड़े से बचाने के लिए बैग लेते हैं तो ये कहाँ से ले सकते हैं, और बाकी किसान मित्रों के लिए हमारा ये सवाल है कि जो अमरूद में अगर कीड़ा लग जाता है तो इसका बचाव का क्या उपाय है, और अगर लग जाए तो फिर इसको कैसे हम हटा सकते हैं या कैसे फिर इसका सही उपाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि जो फल मक्खी के लिए जो बैग का उपयोग होता है, तो देखो हम तो दिल्ली में है, तो दिल्ली में हम लोगों को कई तरीके के सोर्स अवेलेबल होते हैं, गांव देहात में उतना नहीं हो पाता। तो जो लिफाफे हम लोग यूज करते हैं जी, मूंगफली रखने के लिए लिफाफे जैसे यूज करते हैं, उनका भी प्रयोग आप बहुत अच्छे से ऊपर से स्टेपल कर दे, नीचे उसमें 2 छेद कर दे। हमको कोशिश ये करनी है कि अमरूद की सतह पे फल मक्खी के अंडे देने के लिए वो बैठ ना पाए, सतह से टच ना हो, एक तो वो वाली बात होगी। अच्छा, जिसमें कीड़े नहीं लगे उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें फसल चक्र में परिवर्तन करना है, यानी हमें बरसात की फसल ना लेके सर्दियों की फसल लेनी है। उसके लिए हमें मार्च के लास्ट पखवाड़े से अप्रैल के लास्ट पखवाड़े तक, जब भी जिस क्षेत्र में इसी भी सीजन में अमरूद के बरसात के फूल आते हैं, तो हमें जो फूल मैंने बताया नई प्रोहों पे आते हैं, तो नीचे से एक जोड़ा प्रोहो छोड़ के और उसको हमें तोड़ के उसको तुड़वाना है। आप ये हम लोगों की शोध में भी आया, बाकी जगह आया है कि जो लेबर से तोड़ने का जो चार्ज होता है उसके अलावा किसी और से काम केमिकल का स्प्रे ना करें, क्योंकि कॉस्ट उतनी ही निकलती है और आपके पौधों के स्वास्थ्य पर भी फर्क नहीं पड़ता। गर्मियों में वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, जब पलवार हम तोड़ देते हैं तो वो मल्चिंग का भी काम करता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी उसी से हो जाती है। तो जो वो बोल रहे हैं कि उनको जो स्प्रे करना है, स्प्रे ना करके आपको फसल चक्र में परिवर्तन करना है, और एक बार कीड़ा लग गया तो उस फल को तोड़ के किसी गड्ढे में गाड़ना है, उसके ऊपर क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करना है, क्योंकि वो लगने के बाद कीड़ा वापस से सही नहीं हो सकता। कोई भी दवाई का स्प्रे ना करें, उससे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी कास्ट ही वो बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमें वो फल हटाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है हरपाल जी आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब आपने इतनी ढेर सारी जानकारी इतनी कम समय में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और किसानों से बात करने का मौका दिया। धन्यवाद साथियों। तो डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे पूसा से, और बात की हमने अमरूद के बगीचों में जो भी समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं इस वक्त पे, और जो भी आने वाले समय के लिए तैयारी करनी है। उम्मीद है बहुत सी जानकारी आपके काम आएंगी ये सारी, और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और जैसा कि आपको बताया था कि हमारे आज के कार्यक्रम में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कृषि अवसंरचना कोष एक ऐसी योजना, एक ऐसी चीज आई थी जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने, मतलब एक किसान जो होता है ना अश्विनी, वो एकदम प्रथम चरण से लेकर आखिरी समय जो उसका आखिरी चरण होता है एक फसल को बोने का, बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारी चीजें उसको मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन एक डर भी लगा रहता है कि फसल बोने के बाद उस मेहनत में अब क्या करना है। तो उसके लिए कृषि अवसंरचना कोष ये लाया गया था, कानून लाया गया था और नियम लाया गया था। और इसके बाद इस विषय पर क्या कुछ हुआ है, कृषि अवसंरचना कोष वितरण समारोह बीते 30 जुलाई को हुआ था नास्क कॉम्प्लेक्स में। इस पर आधारित है हमारी अगली ये रेडियो रिपोर्ट, आइए सुनते हैं। विगत दिनांक 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के नास्क कॉम्प्लेक्स के AP शिंदे सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, सचिव श्री मनोज आहूजा जी, अपर सचिव श्री अभिलाष लिक्की जी, DMD नाबार्ड श्री KV साजी जी, राज्य सरकार के अधिकारी, बैंकों के उच्च अधिकारी और यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति के साथ ऑनलाइन से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी प्रतिभागियों को इस विशेष आयोजन के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभियान एक त्यौहार की तरह है
जो किसी के हृदय में एक नया उत्साह और जोश से भरकर रोमांचित कर देता है और जो दक्षता में परिणत होता है। हमने अनुभव किया है कि मिशन मोड के तहत यह योजना उत्कर्ष की ओर अग्रसर है। पिछले 2 अभियानों ने लगभग 2300 करोड़ रुपए की मंजूरी जुटाई थी और आज का ये आयोजन पिछले अभियानों के उन शानदार प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने के लिए है। इस सप्ताह हमने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का एक मील का पत्थर पार किया है। 13,000 से भी अधिक कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना की स्थापना के लिए 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम एक नेक कार्य के लिए नोबल नाम से यानी नेशन वाइड 1 ब्रांच 1 लोन कैंपेन चला रहे हैं। नोबल का अर्थ है राष्ट्रव्यापी एक शाखा एक ऋण, और इस राष्ट्रीय पहल में भाग लेने के लिए कृषि इंफ्रा फंड के तहत न्यूनतम एक ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस अभियान अवधि के दौरान एक नया कीर्तिमान हासिल करने में सफल होंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस राष्ट्रीय योजना को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ अधिक से अधिक लाभार्थियों के बीच प्रचारित करने के लिए ठोस प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस पुरस्कार समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस योजना को नई ऊंचाइयों के लिए ले जाने के लिए भविष्य में आपका प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। इस अवसर पर कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा ने अपने विशेष संबोधन में कहा, जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी कोई उत्पादक है उसके वैल्यू चेन में 10 से 15% का नुकसान होता है। अगर ये नुकसान को हम बचा सकें तो किसान को कुछ ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जो उद्यमी है जिसने इसमें निवेश करा होगा उसी क्षेत्र में, उसका भी कुछ लाभ हो सकता है। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और सामूहिक प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सबवेंशन देता है। जो हमारी एक्सपीरियंस है, इस प्रकार के सहायता या लोन्स की डिमांड बहुत है। वो डिमांड क्यों नहीं पूरी हो पाती, उसके कई कारण हैं। एक होता है कि मैं अगर एक एप्लीकेंट हूँ तो मेरी एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत सरल होना चाहिए। जिस प्रकार की मुझे मदद चाहिए, सहायता चाहिए, वो उसका प्रावधान होना चाहिए, उस प्रकार की सहायता उसको दी जानी चाहिए। जिस प्रकार से AIF डिज़ाइन करा गया है उसमें ये सब है। एक सेंट्रलाइज पोर्टल है। पोर्टल में अगर एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उसको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है उसकी सहायता मिल जाती है। एक सेंट्रलाइज PMU है और राज्यों में भी सेंट्रलाइज PMU करे गए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे जब वो अप्लाई करता है, अगर उसे किसी प्रकार की नॉलेज चाहिए या किसी प्रकार की सहायता चाहिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में और मदद चाहिए तो वो जो PMU है वो उसको उस प्रकार की मदद कर देता है। दूसरी चीज़, जब डायरेक्टली उसकी जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से बैंक को उसकी एप्लीकेशन चली जाती है, तो बैंक ने फिर वहाँ पे जो करना पड़ता है, जो उसका विश्लेषण करना होता है या स्टडी करना होता है, वो करके उसका लोन डायरेक्टली, उसकी जो लोन है उसको लाभार्थी को मिल जाता है। ये प्रोसेस के लिए मेरा यही अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का PMU बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बैंक्स में भी जो उनके मॉनिटरिंग सिस्टम है, अगर वो स्ट्रेंथन करें तो जितनी एप्लीकेशन है हम जल्दी जल्दी निकाल सकते। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है और अगर हम सब मिलके, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक्स मिलके अगर इसको कार्यान्वित करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक प्रकार से कि जो लाभार्थी हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनके लिए सारा प्रोसीजर सरल हो जाए, तो निश्चय ये एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम हो सकता है और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा, किसानों के लिए आने वाले समय में हम किस तरह से उनको आत्मनिर्भर बना सकें, इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और ये पूरे देश भर में, जैसा कि हम सब जानते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये लक्ष्य लिया है कि हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को ताकतवर बनाना है। तो इसलिए बैंक की बहुत बड़ी इसके लिए भूमिका है। और आज पूरे देश के अंदर देखा जाए तो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो,
चाहे हमारी नेशनलाइज बैंक हो, आज़ादी के बाद में देश को आज इस स्थान तक पहुंचाने के लिए सभी बैंकों का अपने अपने समय के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और विभिन्न क्षेत्र के अंदर हर बैंक की अपनी एक शाख है और उस बैंक के द्वारा जो काम किया जाता है और जो जनता के साथ में उनका अटैक्शन रहता है, उनके साथ संबंध रहता है और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर कृषि के अंदर हो, चाहे हर क्षेत्र के अंदर, आज चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, तो उसके अंदर बैंकों के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा बैंकों की वजह से, बैंकों के सपोर्ट की वजह से आज देश के अंदर हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। हम सब जानते हैं कि बैंक के अंदर भी पहले बहुत जटिलता थी, लेकिन समय समय के साथ में बैंकों के अंदर भी कुछ, जैसा कि अभी हमने सुधार भी किया है कि उसमें जटिलता कम हो। तो मेरा ये कहना है कि अब बैंकों की भूमिका आगे और ज्यादा हो जाती है कि देश के अंदर किसानों के लिए, किसान का जब किसान आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। तो मैं माननीय तोमर साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी पहल के आधार पर ये जो प्रारंभ किया है, ये आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी हर जगह जाएगा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका उपयोग आम जो युवा साथी है जिसको आवश्यकता वो इसका लाभ भी लेगा और हमारा देश आगे बढ़े, इसमें हम सभी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ऐसा मैं शुभकामना देते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य में कहा, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जब प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की घोषणा की, तब से लगातार इस दृष्टि से केंद्र, राज्य और बैंक मिलकर प्रयास कर रहे थे कि इस फंड का सदुपयोग हो और एक अच्छी उपलब्धि के रूप में देश के सामने यह विषय आए। मैं समझता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है वो एग्री इंफ्रा फंड की महत्वपूर्ण उपलब्धि के विषय को लेकर ही है, क्योंकि इसकी प्रगति, इसका क्रियान्वयन और इससे होने वाला लाभ, मैं जिन जिन लोगों का योगदान है, ऐसे सभी राज्य सरकारें जिन्होंने अग्रणी रूप में इस दिशा में काम किया है, बैंक्स, इन सब को पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। पुरस्कृत होने की स्थिति तभी आती है जब कोई योजना उपलब्धि के सोपान तक पहुंच जाए। तो आज इस मौके पर जिन सब महानुभावों को, संस्थानों को, राज्य सरकारों को पुरस्कृत करने का काम हुआ है, मैं भारत सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसलिए सामान्य बातचीत के दौरान हम सभी ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की प्रधानता ने समय समय पर अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध भी किया है। अभी कोविड का संकट था, उस समय नई पीढ़ी ने भी अनुभव किया कि जब दुनिया के सारे पहिए थम गए थे, लेकिन कृषि का क्षेत्र मेरुदंड की तरह देश के साथ खड़ा रहा। हमको संकट से उबरने में भी उसने मदद की और हमारी अर्थव्यवस्था में भी कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कृषकों ने उस दौर में भी अच्छा काम किया और अगले वर्ष की बुवाई भी कोविड की महामारी की इस चिंता के बावजूद भी प्रभावित नहीं होने दी। जब भी प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां आती रही हैं या देश के सामने कभी आएंगी, कृषि का क्षेत्र और गांव की अर्थव्यवस्था यह अगर मजबूत रहेगी तो भारत बड़े से बड़े संकट से कभी भी उबर सकता है। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसलिए राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबका यह प्रयत्न रहता है कृषि का क्षेत्र आगे बढ़े
उन्नत कृषि हो, कृषक को आमदनी बढ़ाने में हमारी योजनाएं कारगर हों, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़े, कृषि उत्पादन देश के लिए भी पर्याप्त हो और दुनिया को भी हमें देने की जरूरत पड़े तो हम देने में समर्थ हों। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार लंबे अरसे से काम करती रही हैं। जो लाखों किसानों की आमदनी पिछले 7-8 सालों में बढ़ी है, उनमें से आईसीआर ने 75,000 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन किया है। बड़ी सफलता की कहानियां हैं। मैं समझता हूं यह शुभ संकेत भी है और यह शुभ अवसर भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम कृषि और कृषक दोनों को समृद्ध बनाएं और भारत को श्रेष्ठता प्रदान करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक श्री KR मीना के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरण समारोह पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। तो साथियों, अभी आप सभी ने सुना कृषि अवसंरचना कोष वितरण समारोह पर आधारित ये एक विशेष रिपोर्ट थी। उम्मीद है आपने बहुत सारी से जो भी जानने को मिला आपको कि क्या कुछ है आने वाले समय में किसानों के लिए, तो काफ़ी कुछ रहा। काफ़ी मंत्रीगण भी आए हुए थे और काफ़ी लोग यहाँ पर थे मौजूद और उन्होंने सभी ने किसानों के बेहतर भविष्य के लिए काफ़ी कुछ बातें जो है यहाँ पर साझा की। बिल्कुल किसान मित्रों, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वित्त योजनाएं हैं, आर्थिक जगत से जुड़ी सारी योजनाएं हैं, वो सफल तभी होंगी तब आपकी भागीदारी उसमें होगी और आप सब किसान भाइयों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं कि अगर आपने मेहनत की, अच्छा काम किया है तो आपको पुरस्कृत करना भी दायित्व है। और जब पुरस्कार मिलता है मेहनत का तो सबको बहुत खुशी होती है। जी हाँ, तो मौसम हो गया, बाजार हो गया, ढेर सारी चीजें, अमरूद के बारे में भी हमने जान ली। तो काफी कुछ रहता है हमारे इस कार्यक्रम किसान की बात में, जो आता है रोज ही आता है सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो आप जरूर सुना कीजिए 3:10 से 3:40 तक। तो यानी कि 3:40 होने वाले, आज का समय हो गया है। तो समाप्त करते हैं आज का ये कार्यक्रम यहीं पर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल मुझे आज के लिए आरती को और मुझे अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।